So, good morning to all of you. This is Saurav Sonakia, and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 32, and today is 1st of June 2020. Right. So, welcome back. ये आप जान रहे हैं, ये आपका नया अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है आज की तारीख से, जो कि पहला ओपनिंग स्टार्ट हो रही है हमारी लॉकडाउन से 1 से लेकर 30 तक। और इसको अब किसी भी जोन्स में ना बांटते हुए केवल और केवल कंटेनमेंट जोन में ही बांट दिया गया है, जहां पर केवल और केवल जो सारी की सारी बात करें तो जो जितनी भी आपकी रोक लगी हुई है वो सारी की सारी केवल कंटेनमेंट जोन में ही होगी। राइट। तो आज से हमारा जो भारत है फिर से एक नई सुबह देखने के लिए जा रहा है, एंड आप सभी को भी इसका पूरा सहयोग करना है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और अपनी लोकल गवर्नमेंट का जितना हो सकता है, क्योंकि हम ही हैं वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने साथियों के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जरूर करके दिखाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम सभी लोग साथ में फिर से मिल के बैठेंगे। ठीक है, चलेगा। आज हम लोग अपना एप्टीट्यूड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, व्हाट इट इज, देखिएगा जल्दी से एंड कोशिश करिएगा सारे के सारे बच्चे इसका सही आंसर करें। राइट, सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच स्टेट विल डेवलप 800 किलोमीटर ऑफ रोड्स एज हर्बल रोड्स इन द स्टेट। किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार में जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसका बात का डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि 800 किलोमीटर जो लंबी सड़कें होंगी अब उनको हर्बल और औषधि युक्त बनाया जाएगा। इसका मतलब है सड़क के दोनों ओर जो आपके पेड़ लगाए जाएंगे वो एक साइड में आपके नीम, पीपल और सहजन प्रकार के आपके पेड़ लगाए जाएंगे, तो दूसरे तरफ अगर हम देखें तो वहीं पर आपके देखेंगे आप क्या अश्वगंधा, जट्रोफा और औषधि नुमा, जिनसे आपकी औषधि बन सकती है। तो आप देखें ये सारे के सारे जितने भी पेड़ हैं वो हर्बल में आप बात करते हैं, जो भी आपका मेडिसिन आपका प्रोडक्शन है उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और जिससे भारत देश को मेडिकल सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिएगा तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, व्हाट इट इज। राइट, देखिएगा यहाँ पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होल्ड्स अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी पैसेंजर्स। विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक विमान में कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। चलेगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 9। तो आपने देखा जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग आपका एयरक्राफ्ट हुआ है वो आपने देखा था अभी उसकी 28 मई 2020 को, जिसने अपनी उड़ान उड़ी और लगभग 290 किलोमीटर की सक्सेसफुल उड़ान के बाद मूसा नदी में उसने अपना लैंडिंग की। और याद रखिएगा ये आपका इसका विमान का नाम क्या रखा गया है, तो याद रखेंगे हम सोसेन कार्बा, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और रोडिफाइड है। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि सबसे बड़ी बात यह है 183 किलोमीटर, मतलब दैट मींस 183 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्रूज कर सकता है। मतलब ये सबसे ज्यादा इसकी रफ्तार 183 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्रूज कर सकता है। राइट, और इसमें एक चीज और याद रखना है, ये अभी तक का पहला आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट है और इसमें सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं वो उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 9 के लिए रखा गया है और 290 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस कवर की है और लैंडिंग कहाँ भी की है? मूसा नदी में। ध्यान दीजिएगा। चलेगा, तो बहुत ही अच्छा आपका एक नया इनोवेटिव हुआ है इजाद। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच स्टेट लॉन्च्ड स्कीम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने प्रारंभ की?
ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में आप देख रहे हैं जब से माइग्रेंट लेबर्स प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेशों की तरफ लौट रहे हैं तो उनके स्वरोजगार की रोजगार की व्यवस्था करना हर एक आपके प्रदेश सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को निभाते हुए अलग अलग स्टेट अलग अलग योजनाओं को आपका लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश में देखी सेतु योजना को लॉन्च किया गया है, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार, देखा आपने। उसी के तहत में आपके अभी देखा उत्तराखंड में भी एक योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। याद रखिएगा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया उनका नाम क्या है, मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर कौन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, बताइए पता है क्या, जल्दी से बताइए। तो इनके गवर्नर का नाम याद कर लीजिए, आज से नहीं भूलना है क्योंकि आ सकता है, बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है उत्तराखंड की। और यहाँ के जो आपके बात करें चीफ मिनिस्टर का नाम तो मिस्टर क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट, याद रखिएगा। और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, देहरादून है, राइट। और यहाँ पे एक फेमस जो आपका बहुत फेमस आपका एक नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट, याद रखिएगा। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी जिनॉन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर मैं बताऊं तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन। सामान्यतः में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक बल्ब दैट मींस विद्युत बल्ब में आपकी कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो याद रखेंगे जो इनर्ट गैसेस में आ जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, नाइट्रोजन। याद रखिएगा ये सारी की सारी गैसेस भरी जाती हैं। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन कौन सी गैस यूज की जाती है तो वो सबसे ज्यादा यूज होती है आर्गन गैस और उसके बाद में नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे ना तो आपको आर्गन ऑप्शन था लेकिन नाइट्रोजन ऑप्शन मिल गया। लेकिन याद रखिएगा कौन कौन सी गैस भरी जा सकती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद आपको याद रखना है कौन सी, क्रिप्टन एंड नाइट्रोजन, राइट, याद रखिएगा। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और अब आपका पोर्शन आ जाता है हिंदी का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड द हिंदी पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन क्या है, ऋषि का स्त्रीलिंग होता है? ऑप्शन नंबर ए ऋषिडी, ऑप्शन नंबर बी ऋषि पत्नी, ऑप्शन नंबर सी ऋषिका, ऑप्शन नंबर डी ऋषि। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत सारे आपके शायद बच्चों ने लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने गलत लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद बहुत ही कम सही पहुंच पाए होंगे, मुझे ऐसा पता है। अब मैं इसका सही आंसर सबसे पहले आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषि। ओके, याद रखिएगा। ये आप अगर गूगल पे भी जाएंगे तो बहुत सारे जगह पे गलत दे रखा है, ऋषिका बता रखा है किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने ऋषिडी बता रखा है। लेकिन याद रखिएगा 2005 में पीजीडी में हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है और अगर हम बात करें तो पीजीडी के जो आयोग के द्वारा इसका सही आंसर बताया गया वो ऋषि बताया गया है। तो ऋषि पुल्लिंग शब्द होता है और ऋषि में बड़ी की मात्रा आ जाता है जब इसको हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो याद रखिएगा ऋषि का याद रखिएगा स्त्रीलिंग ऋषि होगा। ओके, याद रखना है ये चीज। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी सफरी, ऑप्शन नंबर डी जलोदरी। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, जल्दी से आपने इसको चूज कर लिया होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोदरी। अच्छा, कुछ लोगों ने शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सोचा होगा जल मछली से आ रहा है, मीन तो जानते ही हैं, मत्स्य जानते हैं, सफरी पर लगाया होगा। लेकिन याद रखिएगा मछली का पर्यायवाची मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है और सफरी भी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं होता। जलोदरी का अगर मैं थोड़ा सा इसको विच्छेद करूं, थोड़ा सा इसको समास विग्रह करूं तो इसका मतलब हो रहा है
जल प्लस उदरी, जल की उद्गम से उत्पन्न। जल का उद्गम किसे माना जाता है? समुद्र। समुद्र में क्या उठती हैं? लहरें। लहरों का आपका पर्यायवाची होता है जलोदरी, राइट। तो याद रखिएगा, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है, यह किसका पर्यायवाची है? लहर का, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हम लोग इंग्लिश पोर्शन की तरफ। और इंग्लिश पोर्शन का पहला आपके पास में क्वेश्चन आपके सामने, राइट। तो क्या क्वेश्चन है? चूज द एरर इन द गिवन सेंटेंस, राइट। बाइबल कैन बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट बुक। ये आपका सेंटेंस दिया गया, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन नंबर ए बाइबल, ऑप्शन नंबर बी कैन बी रिगार्डेड, ऑप्शन नंबर सी एज ए ग्रेट बुक, ऑप्शन नंबर डी नो एरर। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि क्या लगाएं, ये तो शायद सही लग रहा है, लेकिन शायद कुछ बच्चों ने इसमें अपना दिमाग लगा लिया होगा और शायद सही ऑप्शन को करेक्ट किया होगा। तो इसमें जो एरर है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओहो, आप सोच रहे होंगे नो एरर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, लेकिन इसमें एरर है अभी भी इस सेंटेंस में। वो एरर है बाइबल, मतलब बाइबल तो सही लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कोई भी होली बुक हो, आप जानते हैं द रामायण, द महाभारत, द कुरान, याद पढ़ा है आप लोगों ने द गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। तो आपने पढ़ा है द गंगा, द यमुना, कोई भी फेमस रिवर, कोई भी फेमस माउंटेन, द हिमालय, द सह्याद्री, राइट, द रॉकी, द एंडीज। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा इन सब के सामने हमेशा जो हम आर्टिकल यूज करते हैं वो डिटरमिनेंट यूज होता है द का। किसका? THE, द। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था द बाइबल कैन बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट बुक, राइट। तो यहाँ पर द का यूज नहीं था, इसीलिए जो आपका पार्ट बन जाएगा जिसमें एरर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर आ जाएगी, राइट। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला न्यूमेरिकल, राइट, पहला क्वेश्चन चलेगा। ओहो सॉरी, अभी इंग्लिश का एक और क्वेश्चन रह गया है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कर गया। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर, राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन not sure of the existence of the God, right. Option number A cynic, option number B agnostic, option number C atheist, option number D theist, right. This is option number D, right. जल्दी से आपको बताना है इसके 5 सेकंड में इसका आंसर। ओके, तो जल्दी से आपका आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्नोस्टिक, राइट। तो आप इसको सबसे पहले समझें तो इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व पर क्या नहीं है? श्योर नहीं है। मतलब क्या नहीं है? उससे विश्वास नहीं है। समझ में बात आ रहा है? विश्वास का मतलब श्योर, मतलब बोल सकते हैं मतलब श्योरिटी, मतलब कन्विंस नहीं है। कन्विंस का मीनिंग तो मुझे कराना होता है, विश्वास दिलाना होता है। श्योर मतलब होता है ना बिल्कुल निश्चिंत, निश्चिंत, हाँ बिल्कुल सही शब्द निश्चिंत आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर निश्चिंत नहीं है, राइट। मतलब इसमें पहला ऑप्शन दिया था साइनिक। साइनिक मीन्स क्या होता है? साइनिक मीन्स होता है आपका दोषदर्शी, मतलब किसी का निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, राइट। दूसरा ऑप्शन दिया था एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कहलाता है a person who does not sure about the existence of something, right. Not particularly God, not particularly any person, but a person is said to be agnostic who does not sure about anything, right. Any existence of anything, right. तो आपको समझना है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के भी अस्तित्व के बारे में निश्चिंत नहीं है वो कहलाता है एग्नोस्टिक, राइट। एथिस्ट क्या कहलाता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो कहलाता है एथिस्ट, मतलब नास्तिक, राइट। और थीस्ट क्या कहलाता है? अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, दैट मींस आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो आस्तिक कहलाता है, थीस्ट कहलाता है। जो भगवान में आस्था और विश्वास नहीं रखता वो एथिस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर क्या नहीं करता, याद रखिएगा, क्या नहीं करता, निश्चिंत नहीं है, श्योर नहीं है, वो कहलाता है एग्नोस्टिक। इसमें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इसका आंसर एथिस्ट होना चाहिए, लेकिन एथिस्ट ना होगा, क्या होगा? एग्नोस्टिक होगा। एथिस्ट कब होगा? डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बट अ पर्सन who is not sure of the existence of God, then the one word substitution that we have to use there, that is agnostic. What it is? Agnostic. Clear है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के। आपका अब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का आपका पहला क्वेश्चन और द क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो व्हाट इट इज, देखिएगा
इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दिख रहा है आपको, एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 6/8 का क्या है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसकी 6 मीटर आपकी ब्रेथ है और 8 मीटर उसकी लेंथ दी गई है। मतलब वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर एक आयत बना हुआ है और आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर दी गई है, राइट। अब इसमें बोला जा रहा है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द शेडेड एरिया, राइट। शेडेड किससे, जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ना, उसे हम शेडेड बोलेंगे। क्या, जो ग्रीन कलर का एरिया है वो शेडेड एरिया है, राइट। तो आपको बताना है दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए 65.3 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 42.4 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 30.6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 39 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपके पास में पूरे 25 सेकंड का टाइम है, मैं देना स्टार्ट कर रहा हूं अभी। ओके, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा और करेक्ट ऑप्शन को चूज भी कर लिया होगा। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30.6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं इसका बताता हूं किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूं मैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अभी इस फिगर को देखना है, ठीक है। तो फिगर को देखने पर आप क्या देख पा रहे हैं, पूरा सर्किल है, राइट। शेडेड एरिया निकालना है मुझे, तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ करना पड़ेगा माइनस, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे ले आऊं, ओके 1 मिनट। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल की जो अगर डायगोनल बात करें तो वो सर्किल का क्या बन रहा है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपका अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा से जो रेक्टेंगल के डायमीटर, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, मतलब आयत का जो विकर्ण है, वो वृत्त का व्यास बन जाता है, याद रखिएगा। समझ में बात आ रही। अब अगर हम एक और चीज जानते हैं, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब हर एक अंतःकोण एक आयत में कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। क्लियर है बात, पता है ना हमें। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में कोई भी एक पोर्शन में हम क्या लगा सकते हैं, बोलिए जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, बोलिएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मींस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, राइट। तो 90 आपका बन रहा है यहाँ पर, जो भी आपकी दो साइड्स होती हैं, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में हमेशा बनेगा 90 डिग्री। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो आप बी की वैल्यू रख दीजिए, आपका 6 का स्क्वायर हो गया और लेंथ आपकी कितनी है, 8 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो बी 6 का हो गया 36 और 8 का हो गया 64। तो आपका 36 और 64 कितना हो गया, 100। तो h की वैल्यू आप जानते हैं, अगर h स्क्वायर इक्वल टू 100 आ रहा है तो h की वैल्यू कितनी निकल आई, 10 निकल आई भाई। ओके, अभी 10 आ गई पूरा, मतलब क्या निकल आया, हाइपोटेनस। मतलब क्या निकल आया आपका क्या निकल आया, डायमीटर, किसका, वृत्त का। लेकिन आपको जानते हैं डायमीटर निकल आया तो रेडियस निकालना कोई बड़ी बात है क्या। व्यास हमारे पास पता चल गया हमें 10 मीटर है, तो अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, मतलब रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी। तो आपका कितना निकल के आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू हो गई हमारी 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर। अब आप देखिएगा, तो शेडेड एरिया का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, क्लियर, वेरी नाइस। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होगा, 6 से 8 जा कितना होता है, 48। वेरी नाइस। अब 25 का 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 550 आ जाएगा। वेरी नाइस, अपॉन 7 माइनस 48 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 25 2 जा 50 कैरी आया, 5 22 5 जा 25 2 जा अगेन 50 और 5 कैरी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो 550/7 माइनस 48, राइट। नाउ वी हैव टू डिवाइड 550 बाई 7। सो क्या आ जाएगा आपका, 7 जा आपका आएगा कितना,
49, कितना बचा 6 कैरी, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, कितना बचा आपके पास में बोलेगा 4, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा बोलेगा 35, 4 बचा, तो 7 7 जा 49, 5 7 माइनस 48, अब काफी है, तो देखिएगा 0.57 बचा, 8 से 8 गया 0, 7 से 4 जाएगा तो 30.57। और आपने एक रूल पढ़ा है, अगर पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले डिजिट को हम एक डिजिट आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा 5 के बाद जो 7 लिखा है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 6, तो आपका आंसर आ गया 30.6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो आपका रेक्टेंगल का जो विकर्ण है, रेक्टेंगल का जो आपका डायगोनल है वो आपका वृत्त का सर्किल का क्या काम करेगा, डायमीटर, राइट। तो आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम से वो डायगोनल की वैल्यू निकाल ली, वो आपने व्यास की वैल्यू निकाल ली, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, दैट मींस रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो हमें रेडियस की वैल्यू पता चल गई। इसके बाद हमने एरिया ऑफ आपको क्या निकाल दिया, शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, और हमारा आंसर निकल के आ गया 30.6 मीटर स्क्वायर, राइट। चलेगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे आ चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, a cone, a hemisphere and a cylinder are put on same base and their heights are equal, find the ratio of their volumes, right। एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन के समान आधार पर रखे गए हैं और उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। जल्दी से आपके पास मैं ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1:3:2, ऑप्शन नंबर बी 2:3:1, ऑप्शन नंबर सी 1:2:3, and ऑप्शन नंबर डी 3:1:2, right। So you have 25 seconds to solve this numerical, right, and the time starts now। ओके तो लगभग टाइम सभी मैंने 25 सेकंड्स का खत्म हो चुका है और सभी ने कर भी लिया होगा। चलेगा, आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करना है। सबसे पहले इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी अगेन 1:2:3, राइट। अब इसका कैसे आंसर आया ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ, तो ठीक है देखिएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। एक आपको क्या क्या दिया गया था, सबसे पहले आप सोचिएगा दिया क्या क्या गया है। तो हमें दिया गया एक कोन, तो कोन बना लिया, राइट, एक कोन हो गया, ठीक है। एक आपको क्या दिया गया था, हेमिस्फीयर, दैट मींस आपका अर्धगोला, ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया। और तीसरा दिया गया था एक आपको बेलन, मतलब एक सिलेंडर, राइट, ठीक है। अच्छा, तीनों के सेम बेस है, बेस सेम है, मतलब तीनों की रेडियस कैसी हो गई, सेम हो गई, मतलब तीनों की रेडियस आर आर और आर हो गई। अब तीनों की ऊंचाई समान दी गई है, तो याद रखना इसकी ऊंचाई जो होती है वो h होती है, क्लियर है बात। इसकी भी जो ऊंचाई होती है वो h होती है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होती है वो तो भैया क्या होती है, याद रखना वो तो रेडियस ही होती है। तो याद रखना जो इसकी ऊंचाई है वो रेडियस की इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर दिया गया सभी की ऊंचाई बराबर है, तो सभी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सभी की हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस के इक्वल ही हो जाएगी, उसकी त्रिज्या के इक्वल ही हो जाएगी। तो आपके पास में हमें पता चल गया सभी की रेडियस r है और सभी की हाइट भी कितना हो गई, r हो गई, क्योंकि आपको कंडीशन दे रखा है सभी की ऊंचाई बराबर होती है। लेकिन आप अगर एक बात करें में किसमें, हेमिस्फीयर में, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो कहीं पर भी आप देखें हर जगह पर रेडियस ही होती है। तो चाहे उसकी हाइट की बात करें तो भी रेडियस होगी और रेडियस की बात करें तो भी रेडियस होगी। दैट इज वाई ऑल द हाइट्स आर इक्वल, दैट इज वाई द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर विल ऑल्सो रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ, अगर हम कोन की बात करें, कोन की, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होता है 2/3 पाई r क्यू होता है, वेरी नाइस।
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, एच की वैल्यू आर रख दें, क्योंकि आर की जगह तो आर रखना ही है, लेकिन एच की जगह पर भी क्या रखना है आपको, आर रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाले स्टेप में। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अब मैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपने लिखा था, कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा था। ठीक है, तो एच की जगह पर भी क्या रखना है, आर रखना है, तो आर स्क्वायर तो था ही, तो आर क्यू हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ अगर मैं हेमीस्फीयर की बात करें तो फॉर्मूला क्या है आपका, 2/3 पाई आर क्यू। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें तो आपका है ही नहीं एच, तो 2/3 पाई आर क्यू हो गया, क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, जल्दी से बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो पाई आर क्यू हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या लेना होगा, तीनों का वॉल्यूम लिखना होता है। अच्छा सॉरी, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो लिखना है, और रेशियो में जो कॉमन चीज होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है भाई। तो आप सोचिए, पाई आर क्यू और पाई आर क्यू तीनों में आपकी क्या है, कॉमन आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। क्लियर है, समझ में बात आई यहाँ पर, क्योंकि ये पाई आर क्यू सभी में कॉमन आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन चीज होगी वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप देखें तो अभी भी आप ध्यान से देखें, जो आपका आंसर आ रहा है वो तो आपका केवल किस में आ रहा है, होल नंबर्स में आ रहा है, फ्रैक्शन नंबर्स में नहीं आ रहा, नहीं तो आपका आंसर हो जाता। तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो आपका ये 1 आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और 1 3 जा 3 और 3 आ जाएगा। अब सभी के कॉमन में डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका रेशियो एग्जैक्टली में कितना बचा, 1:2:3। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन था, इफ द कोन हेमीस्फीयर and a cylinder are on the same base and the height of each figure is same, then find the ratio of their volumes। मतलब एक आपका याद रखना, शंकु और गोलार्ध और एक बेलन, जो कि तीनों एक ही समान बेस पर हैं, तो और उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले रेडियस सभी की सेम होगी, हाइट सभी की सेम होगी, तो हाइट किसकी इक्वल हो जाएगी, रेडियस की। सभी के हमने वॉल्यूम के फॉर्मूला लिखे, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद रखना है। अच्छा, गोलार्ध का मतलब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। और लास्ट में जो आपका तीसरा है वो आपका किसका है, याद रखिएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट मींस बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो हमने लगा दिया और एच की वैल्यू रख दी। जो जो कॉमन होता है वो हमेशा रेशियो में कैंसिल आउट हो जाता है। एक बार में पाई आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, दूसरी बार में सभी का डिनोमिनेटर 3 आ रहा था तो वो कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास में रेशियो निकल आया 1:2:3, राइट। चलेगा, तो होप सो most of the students have solved this aptitude test, and they are solving this aptitude test on the daily basis, and I can say that their aptitude test and their reasoning and also the knowledge regarding the 5 subjects like that, current affairs, general science, Hindi, English and mathematics, are increasing day by day, yes or no? And it is my request to attempt this aptitude test on the daily basis that I have posted, and every morning in the early morning, right, at 4 or 5 a.m. okay, so if you are liking my way of teaching, so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes, and also watch and share my videos as you can to support my journey. Thank you.